sp3d2 में स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर होगा बेटा आपका 6, 3, 4, 5, 6। स्टेरिक नंबर 6 आ गया। ओके, और स्टेरिक नंबर यदि 6 आ गया, अब 6 में कितने ऑप्शन है? स्टेरिक नंबर बेटा 6 + 0 से 6 आ सकता था, 5 + 1 से 6 आ सकता है, और 4 + 2 से 6 आ सकता है। और आपको पता है बेटा यदि स्टेरिक नंबर 6 है, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और किसी भी केस में ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। करेक्ट? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। और किसी भी केस में इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। करेक्ट? अभी इसके शेप की बात करें, ध्यान से समझना जरा, ठीक है। यदि इसके शेप की बात करें हम लोग, तो सपोज आपके पास बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है, इसका मतलब इसका 0 लोन पेयर है, मतलब इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। करेक्ट? अब यदि इसमें बेटा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, यदि 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे ये समझते हैं। यदि सपोज 5 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब है यदि सपोज ए है, अब आपको 6 को अरेंज करना है, मतलब आपको बेटा 6 स्पीसीज को अरेंज करना है। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। स्क्वायर बाइपिरामिडल कैसा होगा? कुछ इस तरीके से, इधर पे बेटा आपका एक बी, इधर पे बी, इधर पे बी और इधर पे बी आ जाएगा। और बाकी जो बचे 2 वैलेंसीज हैं वो क्या है? एक ये और दूसरा क्या है? लोन पेयर। यदि 5 + 1 का देखूं तो, करेक्ट। और हाँ, आप सबको पता है कि यदि हमें ज्योमेट्री को देखना होता है तो हम विदाउट लोन पेयर देखते हैं, और विदाउट लोन पेयर बेटा इसको हम लोग देखेंगे तो ये कैसा लगेगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट? अब यदि मैं ये 4 + 2 की बात करूं मैं, तो 4 + 2 बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इधर बी, इधर बी, इधर बी और इधर बी। करेक्ट? तो इधर क्या आ जाएगा? लोन पेयर, इधर को लोन पेयर आ जाएगा। करेक्ट? इधर इधर ये जो लोन पेयर आए, ठीक है, ये आपका क्या करेगा? ये आपका, जब आप ज्योमेट्री को, शेप को देखोगे तो ये हटा के देखोगे तो इसका शेप कैसा दिखाई देगा? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? यस सर। इसको नोट कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। और ये आपको मैंने बताया था बेटा इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन डिफरेंट होती हैं। तो जो आपकी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन इसके लिए तो डिफरेंट होती नहीं है, क्योंकि बेटा इधर तो सारे बॉन्ड एंगल जो है वो आपके 180 आ रहे थे, मतलब सारे बॉन्ड एंगल यदि सेम है तो सारी पोजीशन सेम है, और यदि सारी पोजीशन सेम है इसका मतलब क्या है? कहीं पर भी बेटा आप कहीं पर रखो, बट कोशिश किया करो बेटा सिमेट्रिक बनाने की। इसलिए मैंने इन लोन पेयर को इधर इसके 180 पे रखा था, जिससे कंपाउंड आपका सिमेट्रिक बने और आपको ज्योमेट्री और शेप को देखने में थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर है? यस सर। इसको इसको बना लो जल्दी से। सर वन डाउट। क्या बेटा? एक बार सर वन डाउट। हाँ, डाउट पूछो। सर हम sp3d2 में 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर और इसके आगे का क्यों नहीं ले सकते? देखो, इसमें हम लोग आगे का इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि ऐसे ऐसे कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। सोचना बड़े ध्यान से। यदि सपोज sp3d2 है, ठीक है, तो sp3d2 यदि है इसका मतलब 6 आपका स्टेरिक नंबर है, और यदि 6 स्टेरिक नंबर है इसका मतलब क्या है? यदि सपोज 3 लोन पेयर हो गए, मत समझना, 3 लोन पेयर हो गए बेटा, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट? यस सर। समझना, यदि उसमें 3 लोन पेयर हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन तो गए।
और वो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बेटा कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो उसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 लोन पेयर और 2 स्टेरिक नंबर 5। तो टोटल मैक्सिमम स्टेरिक नंबर 5 ही हो सकता है यदि आपके 3 लोन पेयर। आगे समझ? यस सर। यानी ये अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टेरिक नंबर यदि 7 हो, 7 होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d3 करेक्ट। और यदि sp3d3 है मतलब 7 है। अब आपको बेटा क्या करना है? 7 के केस क्या हो सकते हैं? 7 + 0, 6 + 1 और 5 + 2। ठीक है, इससे ज्यादा हुए तो फिर आपका स्टेरिक नंबर 7 नहीं होगा। ये पॉसिबल है। तो यदि ये पॉसिबल है तो अब आप क्या करोगे? अब इसके सबके हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा sp3d3 होना है क्योंकि सबका स्टेरिक नंबर 7 है। अब इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो यदि स्टेरिक नंबर आपका 7 होता है तो बेटा ज्योमेट्री क्या आती है? अब आपको क्या करना है? अब आपको बेटा 7 बॉन्ड पेयर को, यदि 7 + 0 है, 7 बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है। तो 7 बॉन्ड पेयर को अरेंज करने का मैंने तरीका आपको बताया था। कैसे करोगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से जब आपका बेटा स्टेरिक नंबर 5 था तो आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यूज करा, जब 6 हुआ तो स्क्वायर बाइपिरामिडल यूज करा, 7 हुआ तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल यूज करेंगे। करेक्ट। इस तरीके से तो इसका क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और इसका शेप लोन पेयर यदि 0 है तो शेप क्या हो जाएगा? सेम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट। अब यदि हम लोग बात करें sp3d3 का, यदि sp3d3 है तो अब इसका मतलब एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया। बड़े ध्यान से समझना बेटा, हमेशा मैंने वेस्पर थ्योरी के टाइम पे भी बताया था, इस लोन पेयर को आप कहां रखोगे? इस पोजीशन में। जिससे क्या होगा बेटा? आपका सबसे कम स्टेरिक रिपल्सन होगा क्योंकि बेटा अब सारी पोजीशन सेम नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है और जबकि इसका बॉन्ड एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में 180 है और इनका सबके साथ 90 है। तो अभी इधर बेटा आपके बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, पोजीशन यदि डिफरेंट है तो हमें ऐसी पोजीशन पर रखना चाहिए जहां पर आपका क्या हो? सेम आए। करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा? इसके लिए सेम आने के लिए आपका ये क्लियर है इतनी बात? यस सर। बस इसका क्या हो जाएगा? शेप। अब यदि इसको हटाकर देखेंगे तो ये कैसा लगेगा? शेप में ज्योमेट्री तो यही होगी, शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। करेक्ट। और यदि बेटा एक और लोन पेयर आ जाए तो अब यदि एक लोन पेयर और आ जाए तो बी को फिर आप यहीं रखो और लोन पेयर को आपको कहां रखना चाहिए? इधर। यदि आप इधर लोन पेयर रखोगे, अब इन लोन पेयर को आप हटा के देखोगे तो अब शेप क्या आएगा? पेंटागोनल। बोलो पेंटागोनल प्लेनर। अब ये पूरा पेंटागोनल क्या हो गया? प्लेनर हो गया। तो इस तरीके से आप इसका ये टेबल कंप्लीट कर दो। डन ये? सपोज अब मैं आपसे बोलूं XeO2F4, XeO2F4 का आप क्या करो बेटा? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, ठीक है, ज्योमेट्री कैलकुलेट करो, शेप बताओ।
ये सारे चीजें बतानी है आपको XeO2 F4 के लिए। कोशिश करो सभी लोग। सभी लोग मैसेज करेंगे मेरे को डायरेक्ट। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। करेक्ट, वेरी गुड। ऋषभ का, आयुष का ठीक है। कृतिका बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। हाँ, स्टेरिक नंबर ठीक है। चलो देखो जरा, अभी मैं बता रहा हूँ, काफी समय दिया मैंने आपको। ठीक है, यदि Xg है, ठीक है, तो Xg के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट। अभी आपके पास बेटा 2 ऑक्सीजन है और आपके पास टोटल 4 फ्लोरीन है, करेक्ट। तो ये 2 ऑक्सीजन का क्या होगा इस तरीके से इनको, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 का रिक्वायरमेंट होता है, करेक्ट। और बाकी ये इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की बात करूं तो बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर क्या कितने हैं? 0, क्योंकि सारे बॉन्ड यूज हो गए, करेक्ट। तो जस्ट सिंपल क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर यदि 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, 1 P3, तीनों P यूज हो जाएंगे और D, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2, करेक्ट। और यदि sp3d2 है तो आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, या आप बोल सकते हो स्क्वायर बाइपिरामिडल, करेक्ट। शेप क्या हो जाएगा, शेप लोन पेयर है नहीं तो शेप भी सेम हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 और इसका स्टेरिक नंबर 6 आ गया सभी को समझ में? नोट करो इसको फास्ट।
यानी ये नेक्स्ट करो जरा। इसके लिए बताना सभी लोग ICl5, इसके लिए सभी लोग स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, सारा कुछ बताओ। ICl5 के लिए मैसेज करो सभी लोग फास्ट। करेक्ट वेदांत, वेरी गुड। बट आपकी ज्योमेट्री थोड़ी गलत हो गई, ऋषभ का सॉरी शेप गलत हो गया आपका थोड़ा। शेप देखो वेदांत, ऋषभ ठीक है तुम्हारा, गुड गुड वेरी गुड, शेप सही है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप इस आई के पास कितने लोन पेयर है, 5, सॉरी आई के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक है, तो अब Cl जो है वो इधर इस तरीके से 5 बॉन्ड बना लेगा, करेक्ट। तो अब इसके पास बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, लोन पेयर कितने हैं, 1, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। यदि 6 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इधर हम लोग 6 लिख सकते हैं, इधर sp3d2 लिख सकते हैं। और ज्योमेट्री पता है, यदि sp3d2 है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या हो जाएगा, शेप बेटा कुछ आपका लोन पेयर को देखते नहीं तो ये शेप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। आगे समझ क्लियर है सभी को किस तरीके से अप्रोच करना है। यस सर। नेक्स्ट देखो जरा, यदि सपोज आपसे मैं बोलूं निकालो जरा हाइब्रिडाइजेशन XeO4 का, सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका XeO4 का, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री और शेप, फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, ठीक है, तो इसको सही करो सभी लोग, कोशिश करो।
वेरी गुड आयुष, करेक्ट। बाकी लोग भी थोड़ा फास्ट करो, और मेरे को बहुत कम लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने कम मैसेज नहीं आने चाहिए, सभी लोग करो मैसेज। करेक्ट, आयुष सही है, वेरी गुड, दोनों आयुष का सही है। बाकी लोग मैसेज करो फास्ट। गुड। वेदांत बेटा ज्योमेट्री गलत हो रही है आपकी, ज्योमेट्री शेप गलत है। यदि ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज्योमेट्री? देखो जरा, एकदम आसान है, मेरे को सबके आंसर आने चाहिए। इधर देखो, सपोज एक्जी है, एक्जी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 4 आपके पास ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2। तो इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो इस स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4। और यदि 4 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या आएगी? 4 sp3। टेट्राहेड्रल। बेटा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बोल रहा? और शेप क्या होगा? शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। आ गया समझ? अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यदि आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाए तो उसके आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोगों को अभी सीखना है। क्लियर है ये बात? तो अब नेक्स्ट हेडिंग का डालना है आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। करेक्ट। अभी सपोज इसमें बेटा हमें 2 केस डिस्कस करने होते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 ये था, यदि आपका बेटा एक इलेक्ट्रॉन central atom is greater than electronegativity of side atom, ठीक है? electronegativity of central atom is greater than electronegativity of side atom। तो आपके जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज इस तरीके से समझना, यदि सपोज आपका CH3 है, ये है CH3 डॉट, तो C के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे? 3 बॉन्ड बना लेंगे, ये बच जाएगा। ये क्या है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड मतलब 1 2 3, मतलब 1 3 5 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन यदि बचे तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यदि बेटा ये ऑड यदि इलेक्ट्रॉन आपका बाकी है, इसका मतलब क्या, अब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में क्या आता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर निकालना हो तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर चाहिए, तो इससे बॉन्ड पेयर तो 3 है बट लोन पेयर। तो यदि बेटा आपका जो ऑड, यदि आपका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है साइड एटम से, जो कि इसकी पता है आपको 2.5 होती है और इसकी 2.1 होती है, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
ठीक है। वो आपका साइड एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपका क्या बोलूं मैं सेंट्रल एटम का ज्यादा है साइड एटम से, यही हमें चाहिए, यही केस है। तो यदि ऐसा कुछ है तो हमेशा याद रखना जो आपका ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इज नॉट काउंटेड एज लोन पेयर। अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन को आप क्या काउंट नहीं करोगे तो स्टेरिक नंबर इसको 0, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 3, और स्टेरिक नंबर यदि 3 है तो आप बात करें if electronegativity of central atom is less than electronegativity of side atom, करेक्ट। तो अब यदि मैं आपसे एक एग्जांपल दूं ClO3, ठीक है, क्या एग्जांपल दूं ClO3। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3 ऑक्सीजन है बेटा, तो इस तरीके से 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने आ गए 3, लोन पेयर कितने हैं पता नहीं। अब जब आप इसका स्टेरिक नंबर निकालना है तो आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर चाहिए। बट जब बेटा ऐसा कुछ हो जो आपका सेंट्रल एटम है यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो साइड एटम से, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब ये इस केस के अंदर है, इसका मतलब है कि इधर पे आप याद रखोगे, ठीक है, इधर पे आप क्या याद रखोगे कि जब बेटा आपके साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सेंट्रल एटम से, तब आप क्या करेंगे बेटा इस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे एज अ लोन पेयर। ऑड इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड एज लोन पेयर, करेक्ट। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने थे 3, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर काउंट करोगे तो 3 + 1 जो कि क्या रहेगा 4, और स्टेरिक नंबर यदि 4 है तो आपका स्टेरिक नंबर यदि 4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आगे सभी को समझ में। नोट करो इसको फास्ट। यानी ये सभी का नो ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चलो देखो जल्दी लिखो इसको।
डन सर। हो गया। अभी देखते हैं जरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सपोज आपका बेटा कोई हाइड्रोकार्बन C2H2 है। C2H2 का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। या तो मैं एक ऐसे कर रहा हूँ, एक कंपाउंड ले रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये जितने भी कार्बन है, ठीक है, आपके पास बेटा ये जितने भी कार्बन है, इनका आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? तो कार्बन के पास लोन पेयर तो होते नहीं है, क्योंकि हर एक कार्बन के एटम ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो आपको सिर्फ क्या काउंट करना है? बॉन्ड पेयर। तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। क्या इस तरीके से 4 काउंट करोगे? बॉन्ड पेयर मैंने बताया था, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 0। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2। यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ये sp हाइब्रिडाइज। ये भी सेम बेटा क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज। ये क्या हो जाएगा? इस पे एक बॉन्ड पेयर 2 और 3, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 3। लोन पेयर तो 0 है, स्टेरिक नंबर 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। सेम बेटा इसका भी sp2 हो जाएगा। इसका देखा जाए तो इसमें एक बॉन्ड पेयर 2 3 4, इसके टोटल 4 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर 4, स्टेरिक लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 4, और यदि 4 है तो क्या हो जाएगा? sp3। इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन के किसी भी एटम का, किसी भी कार्बन एटम का क्या निकाल सकते हैं? ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ? नोट करो इसको। यानी ये आया सभी को समझ में? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन of PCl5 solid। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 solid। तो ये PCl5 यदि सॉलिड है, ठीक है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा? देखो, आपके जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा, वो जनरली क्या होते हैं? गैसेस, ठीक है। तो अब लेकिन आपके पास बेटा एक कोवैलेंट कंपाउंड है जिसकी सॉलिड स्टेट में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यदि बेटा कोई भी कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, यदि आपका कोई भी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है? इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक्चुअली में जो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब कैटाइन बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब एनाइन बना रहा है। और कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो हम लोग इसके बाद अभी पढ़ेंगे भी। करेक्ट। तो जो आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो जनरली सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो एक्चुअली बेटा यदि कोई कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में है और वो बॉन्ड कोवैलेंट बना रहा है, ठीक है, तो वैसे कंपाउंड का यदि मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आ जाए तो आपको सिंपल PCl5 सॉलिड पता होना चाहिए एक्चुअली में ये कैटाइन और एनाइन में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो PCl5 के बारे में मैं बताऊं तो आपको
ये जो PCl5 है ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। अब PCl4 और PCl6 माइनस के फॉर्म में यदि एग्जिस्ट करता है तो ये P इधर Cl इधर Cl इधर Cl और इधर Cl। जो आउटर मोस्ट शेल में बेटा इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक चला जाएगा तो इसके ऊपर पूरा रहेगा। PCl6 क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 5 Cl क्या करे 5 बॉन्ड बना लिए, एक जो Cl है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और उसके पास Cl के पास पहले से 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हुआ टोटल 8। क्या आप इसको इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं इसको जरूरत नहीं है, बट इसके पास बेटा ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट आप इसके 3d होते हैं, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ क्या कर लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कहा जाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोवेलेंट के जैसा ही होता है, तो इसको सिंपल आप एक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 6 बॉन्ड पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर है नहीं, और इसका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 4, और 4 बॉन्ड पेयर है क्योंकि बॉन्ड पेयर है नहीं। तो अब यदि स्टेरिक नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, और इसका क्या होगा sp3d2, करेक्ट। यदि ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया, अब आप PCl5 सॉलिड का क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन बोथ sp3 एंड sp3d2। तो हमेशा बेटा कभी किसी सॉलिड का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों के बता देने चाहिए। क्लियर है इतना, नोट करो इसको फास्ट। और ये किस आपका कौन सा सॉलिड बेटा किस कैटाइन और एनाइन में एग्जिस्ट करता है ये आपको पता ही होना चाहिए। तो मैं अभी बहुत सारे सॉलिड का कैटाइन और एनाइन के बारे में दिखाऊंगा, जिससे आप उनको याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेटा ये PCl4 प्लस लिखा है, ये PCl4 प्लस लिखा हुआ है। सर PCl6 लिखा है क्या उधर? ये PCl4 प्लस और ये PCl6 माइनस है, ये दोनों लिखे हुए हैं। आपका एक कैटाइन और एक एनाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PCl4 प्लस ये एक कैटाइन है आपका और एक ये एनाइन है। कैटाइन और एनाइन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये इसी तरीके से बेटा बाकी जो जितने भी आपके ये सॉलिड जो कुछ जो इंपॉर्टेंट सॉलिड है लिक्विड है उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे IF5 लिक्विड होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है बेटा I4 प्लस प्लस IF6 माइनस में, ठीक है। तो आपको अब बेटा यदि कैटाइन एनाइन पता चल गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा, तीसरा सॉलिड यदि आपके पास आए PF5 लिक्विड, PF5 लिक्विड आपका बेटा PF4 प्लस और F माइनस में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ की बात करूं तो जो आपका PBr5 है, PBr5 सॉलिड वो आपका बेटा PBr4 प्लस और Br माइनस में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करूं XeF6 सॉलिड, तो इसमें क्या होगा
आपका HCl5 प्लस F माइनस का एग्जिस्ट करेगा। तो अब इन सब के तो हाइब्रिडाइजेशन है नहीं क्योंकि उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना होगा, तो आप इसके रिस्पेक्ट में बताओ। है समझ में? 6 यदि Cl2O6 सॉलिड है तो इससे क्या होगा, ये आप ClO2 प्लस और ClO4 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 7 की बात बताऊं यदि, तो ये आपका 3I2 सॉलिड, I2 सॉलिड बेटा आपका I3 प्लस और I3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आपका N2O4 है, N2O4 सॉलिड, ये आपका बेटा NO प्लस प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो आपका N2O5 है सॉलिड, वो आपका बेटा NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये देखो, जो हम लोग ने PCl5 के बारे में डिस्कशन किया, वो PCl5 आपका क्या है, वो PCl5 आपका एडवांस में आया हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले आया था, फिर बाद में हम लोगों ने जो एक बार वो आया तो फिर हम लोग ये इतने दिन सबको पढ़ने लगे। यदि अब वो PCl5 तो आएगा नहीं, इनमें से कुछ आएगा, तो इनमें से कुछ जो भी आएगा उसको हम लोग कर पाएंगे। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा पर्टिकुलर सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। यदि आपके पास 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों का बता दो, यदि एक है तो एक का बता दो। क्लियर है? इस तरीके से आपको जब ऐसे सॉलिड का कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। आगे बात ये समझ में? और इसको फास्ट ये नोट किया था कि आप सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, AlF6 2 माइनस AlF6 3 माइनस exist
but BF6 3 minus not explain why। ठीक है, तो एक मैं बता रहा हूँ, ALF6 3 माइनस बेटा एग्जिस्ट करता है, बट आपका जो BF6 3 माइनस है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो क्या है, 3s2 3p1, करेक्ट, और इसके इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के जो बैलेंस शेल के ऑर्बिटल है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी यदि इसके एक्साइटेड फॉर्म पे देखा जाए तो ये एक्साइट कर जाएगा इधर, ये एक्साइट करेगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब बेटा ये 3s है, ये 3p है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट डी भी खाली है, इधर भी ये वैकेंट डी खाली होगा। अब इस f कितने टोटल बेटा 6, ये f एक, इन 3 f को बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, बाकी 3 f के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इनको एल्यूमिनियम के कुछ नहीं चाहिए, बट इनके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा क्योंकि इधर वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से बेटा आपका Al F6 वाया 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। और सेम टाइम पे यदि मैं बात करूं बोरॉन की, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड फॉर्म में सीधे बनाऊं बोरॉन का, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब इसमें बेटा इसके पास क्या 2D है, 2D होता नहीं, तो अब इसमें एक F तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक F इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक F इसके साथ, और सपोज एक F माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो BF4 माइनस तक तो बन सकता है, बट बाकी दो जो F है क्या वो बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी दो वो बॉन्ड नहीं बना सकते। यदि बाकी दो वो बॉन्ड नहीं बना सकते इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इधर रीजन क्या लिख सकते हो आप, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसका d एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये एलिमेंट आपका किसका है, ये एलिमेंट आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये नोट कर लो सभी लोग, यदि समझ में आ गया है तो, यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो। लिख लेना does not have vacant d orbital। तो आया समझ में बेटा, कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमें समझ में आना चाहिए। सर वन डाउट, हाँ पूछो। सर क्वेश्चन में BF6 दिया है ना, तो हमने यहाँ पे BF4 क्यों लिया है? बेटा BF4 नहीं लिया, मैंने BF6 ही लिया है, बट अब यस मैं सर। आपको बता रहा हूँ कि इसके पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये दो माइनस जो F माइनस है, करेक्ट, टोटल इधर बेटा 3 माइनस है, BF6 3 माइनस, करेक्ट, तो यस BF6 सर। 3 माइनस में 3 F होंगे, एक F ने तो बेटा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, बट इन दोनों को के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि BF4 माइनस तो एग्जिस्ट कर सकता है बट BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। यस सर, गॉट इट।
डन ये सभी का। यदि आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है SiF62 minus SiF62 minus exist but SiCl6 2 minus not। ये सोचो सभी लोग, ठीक है, तब तक ये लिखो, लास्ट पेज देखो। हो गया? चलो इसके बारे में सभी लोग देखो जरा। अब इसके बारे में यदि आप सोचोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा एक नई इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो ये भी आपका थर्ड पीरियड का है, ये भी आपका थर्ड पीरियड का है, इसमें भी 3D है, इसमें भी 3D है, ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ मिलेगा नहीं। बट जो फ्लोरीन है बेटा उसका साइज स्मॉल है, जबकि जो क्लोरीन है उसका साइज लार्ज है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि साइज बड़ा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो समझते हैं बड़ा ध्यान से, सोचो बेटा SI का साइज कुछ ये है, और यदि SI के साथ 6F बॉन्ड बना है तो वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इस तरीके से कुछ स्फीयर आएगा। और सोचो SI का साइज ये है, तो इसको अब इसमें बेटा Cl के बॉन्ड 6 बनाने हैं, करेक्ट, Cl6 इस तरीके से कुछ Cl6, पर जो Cl है उसका साइज बेटा बहुत लार्ज है। सपोज एक साइज ये, दूसरा साइज ये, साइज इतना ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, या मैं थोड़ा सा और ज्यादा, साइज सपोज इतना है, तो इनकी वजह से बेटा इधर पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, इनके बीच का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है उसकी वजह से ये बेटा रिपल्सन बहुत ज्यादा आ जाता है, और रिपल्सन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या आप ये सोचो बेटा, एक ये स्फीयर है, इसमें छोटे छोटे 6 को आपको अरेंज करना है, ठीक है, और एक इसी स्फीयर में बेटा बड़े बड़े 6 को अरेंज करना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि इतना स्पेस ही ना हो कि ये बड़े बड़े 6 मॉलिक्यूल्स इधर आ सके, करेक्ट, 5 ही मॉलिक्यूल्स आए, ये इधर एकोमोडेट होने की कोशिश करे तो इनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाए और ये एग्जिस्ट ही ना कर पाए। तो हमेशा याद रखना बेटा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें स्टेरिक रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से उसका क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज, स्टेरिक क्राउडिंग या रिपल्सन, सिंपल बोलूं रिपल्सन, रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। आगे समझ में ये बात? नोट दो इसको फास्ट, ये वाला क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि Cl के बेटा रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछूं,
PCl5 and PF5 exist, but PH5 not. PCl5 and PF5 exist, but PH5 not. सोचो जरा बेटा इसका क्या रीजन होगा? कोई सोच पाएगा क्या कि PCl5 PF5 तो एग्जिस्ट करते हैं, बट PH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? देखो जरा मैं बताता हूँ, इसी का तो आंसर आना चाहिए था। ये आप सोच सकते हो बहुत आराम से। PCl5 है, ठीक है। PCl5 में क्या होता है? PF5 है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Cl बेटा क्या करता है? इस तरीके से 5 बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसके पास बेटा 3D है और वो 3D के साथ बॉन्ड बना लेता है। यदि मैं थोड़ा फास्फोरस पे डिटेल में जाऊं तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2 3p3, कुछ इस तरीके से दिखेगा इसके आउटर मोस्ट शेल में अरेंजमेंट, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल भी है। इसका एक्साइटेड फॉर्म देखूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, करेक्ट। अब ये Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, करेक्ट। इस तरीके से पांचों Cl क्या करेंगे? PCl5 बना लेते हैं। जबकि बेटा PH5 में क्या प्रॉब्लम है? ये जो है बेटा ये 2p5 है, ये 2p5 है, ये 2p5 है, ये 2p5 है, करेक्ट। बट जो PH5 है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। D तो इसके पास भी है, इसके इधर 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 एक, बट हाइड्रोजन बेटा इसके साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा। ये आपका 1s1 है, ये आपका 1s1 है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बेटा S P के साथ तो बॉन्ड बना लेता है। क्या ये जो 3D है और ये 1s है, क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। और इनके बीच में यदि ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो बेटा इसी की वजह से क्या होता है? ये PH5 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बेटा इनके बीच में आपकी ओवरलैपिंग ही नहीं होती है। और यदि इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो फिर आप क्या बोलोगे? ये PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बेटा ओवरलैपिंग के लिए एनर्जी सेम होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बट इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे सभी को समझ में? नोट करो इसको। लिख लेना, जो 3D की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, किससे? 1s से, इसकी वजह से, या 3s से लिख दो, 3p से। बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इधर ओवरलैपिंग हो नहीं पाती, और ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ये आपका इधर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखना शुरू करेंगे नेक्स्ट थ्योरी जो है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। तो ये कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले तो जानिए तो हमेशा बेटा इस एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में यदि क्वेश्चन आए तो इसी तीनों तरीके से आपको सोचना है कि क्या मॉलिक्यूल आपका वो एग्जिस्ट कर पाएगा, क्या उसके आउटर मोस्ट शेल में इतना स्पेस है कि वो बॉन्ड बना पाए, या क्या स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, रिपल्सन तो नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा। तो ये सारे डिस्कशन हमें ये हम हमारे को हेल्प मिलेगा जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे, क्या मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो जरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब जरा हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको पढ़ना क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की बेटा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग ने पहले वीबीटी पढ़ा या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उन सब से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं डिस्कस कर पा रहे थे, या ये बोल सकते हैं कि बेटा कुछ रिजल्ट हमारे मैच नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली में जो होता है और जो वीबीटी हमें आंसर दे रहा था उससे मैच नहीं कर पा रहे थे। तो उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो ऐसा देखा जाता है, ऐसा बोला गया है कि आपका जो O2 है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। O2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो आपका O2 है वो डायमैग्नेटिक आ रहा था, बट एक्चुअली में क्या है बेटा, जो आपका O2 है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये इन दोनों को देखा गया। अब आपको मैं बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। जब बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यदि बेटा आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यदि बेटा पेयर्ड है इस तरीके से, यदि सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब हर एक में दो फेल है, यदि इलेक्ट्रॉन में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यदि आपका ठीक है, यदि आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से, आपके कंपाउंड में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड नहीं है। यदि पेयर्ड नहीं है इसका मतलब क्या है, वो आपका पैरामैग्नेटिक है। ये समझ में आ रहा, ये याद रखना सभी लोग। वैसे मैं अभी एक बार और लिखा दूंगा ये, ठीक है, बट अभी फिर भी याद रखना। तो देखा क्या गया बेटा कि जो आपके O2 है वो अकॉर्डिंग टू बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक आ रहा है, जबकि बेटा अकॉर्डिंग टू एमओटी वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है। तो ये डिफरेंट नेचर होने की वजह से
और एक्चुअली में बेटा पैरामैग्नेटिक होता है। तो एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो नया कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम ये नया कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। करेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं it explains the properties of molecule. It explains the properties of molecules which BBT could not. उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे जो बीबीटी नहीं कर पाया। तो इसको नोट करो बेटा। पैरामैग्नेटिक, देखो ये आपके क्या होते हैं बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपने सुना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा जिनका जो बिहेवियर है क्या होता है बेटा, यदि कंपाउंड में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यदि सपोज आपके ऑर्बिटल में कहीं पर इस तरीके से खाली और इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल गया, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यदि बेटा आपका जो है वो यदि हाफ फिल्ड है, तो यदि हाफ फिल्ड होना है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यदि हाफ फिल्ड है इसका मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो दोनों कंपाउंड है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, ठीक है, इनका मैग्नेटिक फील्ड के सामने बेटा इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के सामने बिहेवियर डिफरेंट होने की वजह से इनके लिए हम लोग ने दो नेम रखे, एक को पैरा और एक को डायमैग्नेटिक बोला गया। पैरामैग्नेटिक वो कंपाउंड होंगे जिसमें बेटा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको पैरामैग्नेटिक, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। जरूरी नहीं कि एकदम हाफ फिल्ड ही हो तभी, मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन भी यदि अनपेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, और यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है, इसको नोट करो फास्ट। डन ये? डन सर। अब देखते हैं जरा हम लोग पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पहला पोस्टुलेट मैं लिखा रहा हूं जो एमओटी का पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट है आपका, देखो मेरे साथ में लिखना, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्चुअली में बेटा आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इसका नेम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक आप लोग जो ऑर्बिटल सुनते आ रहे थे वो कौन कौन से थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन सीखा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये नए बेटा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो आपके बेटा इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। जैसे आपके जो एटम के ऑर्बिटल, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, एज इलेक्ट्रॉन इन एटम। सर आपने ऑर्बिटल्स लिखा, क्या ऑर्बिटल के आगे ऑर्बिटल लिखा सर। अच्छा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सिंपल बेटा, जैसे आपके एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं वैसे ही आपके मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। क्लियर है? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं शॉर्ट में एमओ लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय
formed by overlapping of atomic orbital, formed by overlapping of एटॉमिक ऑर्बिटल। सपोज बेटा ये बॉक्स, हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं। सपोज आपके पास बेटा ये दो क्या है, बॉक्स है। तो यदि इन दो बॉक्स को आप बेसिकली दो एटॉमिक ऑर्बिटल का आप यदि ओवरलैपिंग कराओगे तो क्या होगा बेटा, उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कराने से क्या होगा, जितने, एक और पोस्टुलेट याद कर सुनो, जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो सपोज बेटा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कुछ ये एनर्जी है, तो ये हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का बेटा कुछ फिक्स्ड एनर्जी होता है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ फिक्स्ड एनर्जी होता है। तो सपोज इसका ये एनर्जी हो गया। अभी यदि सपोज इसका ये एनर्जी हो गया तो इसने नया पोस्टुलेट क्या बताया कि यदि एटॉमिक ऑर्बिटल का ये एनर्जी है तो एटॉमिक ऑर्बिटल सपोज दो का इसने ओवरलैपिंग कराया, तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल का आप ओवरलैपिंग कराओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और उनमें से जितने फॉर्म हुए उससे हाफ, सपोज इधर दो तो उसका हाफ क्या, वन, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए उसके हाफ, उनके हाफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसको आप बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो उसके हाफ होंगे उनको आप बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट? अब यस सर। अब इसको मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, इसका मतलब है बेटा कि उसने एक और पोस्टुलेट बताया कि जो भी जितने भी मिक्स होंगे उसके हाफ जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे एक्चुअली में उनकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। मतलब जितना इनका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी था उससे कम इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी होगा, और उससे हाफ क्या होंगे, उसके उस जो दूसरे हाफ है उनका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इतना बनाओ फिर मैं आगे के पोस्टुलेट दिखा देगा। तो सिंपल क्या याद रखोगे बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है उससे कम एनर्जी वाले जो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उनको आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और उससे हाफ वालों को आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। यानी ये बना लिया। नेक्स्ट देखो जरा थर्ड। थर्ड देखो, जो थर्ड पोस्टुलेट और फोर्थ पोस्टुलेट है उसके बारे में लिख लिया है। तो सिंपल क्या थर्ड पोस्टुलेट है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब उसमें मैंने क्या बताया, जो आपके हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
half of molecular orbital have less energy, यही समझाया था। और उनको हमें क्या बोलना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसका एनर्जी बेटा कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी, वो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब यदि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, जैसे आप बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते थे, उनके एनर्जी के हिसाब से, करेक्ट। उनका एनर्जी कैसा है, जिसका एनर्जी कम होता है, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता था उसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, फिर उसके बाद हम लोग उससे हायर वाले एनर्जी लेवल पर, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हायर लेवल पर। तो सिंपल हमें क्या करना है बेटा, जो हम लोग ने उधर एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हुंड प्रिंसिपल, ये सारे के हम लोग ने कंसीडर करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था, फिल करना सीखा था। सेम एग्जैक्टली सेम सारे रूल यूज करके इधर हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, लिखेंगे, तो हमें सारे रूल यूज करने होंगे। तो सिंपल हम लोग इधर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आर filled in molecular orbital according to above principle. Okay, electron are filled in molecular orbital according to above principle. ठीक है। फिफ्थ रूल क्या है, जो हम लोग ने बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, हम लोग ने सीखा था। तो इधर भी हमारे पास बेटा तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ, फिर हम लोग जब लास्ट में कैलकुलेट करना सीखेंगे तब वो हम लोग देखेंगे। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो Nb माइनस Na/2, वेयर Nb का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नोट कर लो। जैसे हम लोग ने रेजोनेंस के टाइम पे बताया था मैंने बॉन्ड ऑर्डर, तो भाई वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर है, बट हम लोग इसकी हेल्प से भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये सारे पॉइंट अब एक नोट डाल के लिखो। देखो जो ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देगा। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कुछ भी आ सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी आ सकता है। तो जब बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो या क्या आए, मतलब सॉरी जीरो या नेगेटिव आए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर तब दो यदि कोई भी मॉलिक्यूल है, सिंपल बात है, यदि मॉलिक्यूल है मतलब ए बी, करेक्ट। यदि दो एटम यदि मॉलिक्यूल बना रहे, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, और यदि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है कम से कम एटलीस्ट वन बॉन्ड तो बनाएंगे, करेक्ट। तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है कुछ ना कुछ बॉन्ड तो बनाएंगे। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर बात।
तो सिंपल हम लोग इधर क्या नोट लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल molecule exists if bond order is positive, करेक्ट। और सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, molecule does not exist यदि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, if bond order is जीरो और नेगेटिव। क्लियर है, ये नोट करो। तो आपको पता है बेटा, यदि बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मैंने बहुत बार बताया, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बेटा, कि यदि दो एटम बॉन्डेड है तो उनको अलग अलग करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। सोचो बेटा, यदि कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड बना रहा है, कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड यदि बना रखा है तो उसको ब्रेक करना, उनको अलग अलग करना ज्यादा टफ होगा। यदि उनको अलग अलग करना ज्यादा टफ होगा, इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। तो आपको सिंपल क्या बोल सकता हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो क्या बॉन्ड एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएट कराने के लिए कितना, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। और बेटा कैसे सोचो बेटा, दो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब उनमें ज्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। और बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये इतना नोट करो सभी लोग। बेटा BDE मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी के जैसा ही होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। BDE मतलब लिख लो सभी लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लास्ट पोस्टुलेट है आपका, डन। ये लास्ट पोस्टुलेट है 6। A molecule is, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, उसी के बारे में लिखा रहा हूँ। मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, molecule is paramagnetic if there is unpaired electron in molecular orbital। यदि molecular orbital में बेटा unpaired electron मिले तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि if all electron are paired then diamagnetic। क्लियर है, इतना नोट कर लो, जिसका इतना हो जाए तो वो डीप कर सकता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जिसका हो जाए वो लीड कर सकता है। हो गया सभी का, चलिए बाय, थैंक यू।
बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू।